दोस्ती का झोंक ये बचन का। पिछले 50 सालों से हमारी हर खुशी का हिस्सा पारस घी। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और मैं हाजिर हूं वो खबरें लेकर जिन्हें इंडिया चाहता है, वो खबरें जिन्हें आपने पसंद किया, वो खबरें जिनमें शामिल है आपकी सोच, आपकी चाहत, वो खबरें जो सीधे जुड़ी हैं आपसे। तो वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं आपकी चुनी हुई खबरों के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की खबरों में इंडिया की पसंद। और इन खबरों में सबसे ज्यादा 31% लोगों ने देखना चाहा कि नंदीग्राम के महासंग्राम में क्या होगा। वहीं दूसरे नंबर 26% पर लोग ये जानना चाहते हैं कि वाजे के चक्कर में कैसे फंस गई है उद्धव सरकार। जबकि 21% चाहत के साथ तीसरे नंबर पर है बंगाल चुनाव में पाकिस्तान का क्या काम है। तो आपकी मर्जी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से, जो इस चुनाव में सबसे हॉट सीट है, जहां 1 अप्रैल को वोट पड़ेंगे और आज वहां शाम को प्रचार थम चुका है। लोगों का हुजूम है, जो लोगों का समर्थन है, वो अब सड़कों पर आ गया है। ममता बनर्जी अपने तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं। बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। बीजेपी हारবে, बीजेपी हारবে। ममता बनर्जी खुद हारने वाली है, 200% कॉन्फिडेंस। नंदीग्राम আমার জায়গা, আমার মাটি, আমি থাকবো। तो कौन है किस पर भारी, ममता या उनके चेले रहे शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम में संग्राम है और उसको जीतने के लिए दोनों पक्ष हर दांव आजमा रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी। राजनीति के 4 हथकंडों में पहला है साम यानी सुझाव। नंदीग्राम में ममता के चुनाव प्रचार और सुझाव का जिम्मा अगर प्रशांत किशोर और ममता की सांसद डोला सिंह पर है, तो बीजेपी में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तैयारी का काम संभाल रखा है। दूसरे नंबर पर आता है दाम। दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ममता ने आज को मिलाकर 5 दिन नंदीग्राम में खपाए हैं। 2 घर लिए, एक रहने के लिए, दूसरा दफ्तर के लिए। गली गली रोड शो किए ताकि वोटर इनकी मेहनत की कीमत वोट के रूप में चुका सके। वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु के लिए बीजेपी ने भी सारे घोड़े खोल दिए हैं। आखिरी दिन खुद अमित शाह ने यहां पर लंबा रोड शो किया। तीसरे नंबर पर है दंड यानी सजा। ममता के पैर में चोट लगी तो उन्होंने उसको चुनावी मुद्दा बना दिया। एसपी सस्पेंड हो गए, डीएम हटा दिए गए। वहीं शुभेंदु पर हमला हुआ और उनके भाई की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। और चौथा और आखिरी हिकमत है भेद, यानी फूट डालो और अपना उल्लू सीधा करो। इसके लिए एक दूसरे की पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने में मिलाया जाता है, तो दूसरी तरफ भावुक मुद्दों को उछालकर नेता वोटर को अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं। चाहे हिंदू मुस्लिम का दांव हो या हिंदुस्तान पाकिस्तान का, ये सब इसी श्रेणी में आता है। आज नंदीग्राम में प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन आखिर दिन ममता चाहे या शुभेंदु, दोनों ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त कैंपेन में झोंक दी है। नंदीग्राम के सबसे बड़े संग्राम में आज आखिरी बार ताकत दिखाने का दिन था। वोटर को अपने पाले में करने के लिए अंतिम जोर लगाने का दिन था। तभी तो नंदीग्राम की ये सकरी गलियां सियासत के सबसे बड़े महासंग्राम की गवाह बनी। एक और सूबे की मुख्यमंत्री अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए व्हील चेयर पर उतरी, तो दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री परिवर्तन के रथ पर सवार होकर शुभेंदु को नंदीग्राम का अधिकारी बनाने के लिए
जोर लगाते नजर आए। नंदीग्राम में ममता वर्सेस शुभेंदु के इस मुकाबले पर सबकी नजर है। दीदी भी जानती है कि नंदीग्राम के नतीजे पर ही बंगाल में उनका भविष्य टिका है, इसीलिए पिछले 3 दिन से उन्होंने यहाँ डेरा डाल रखा है। নিজের একটা মেয়েকে নিজেরা খুন করবে, করে বলবে তৃণমূল করেছে, বলে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করবে। এই প্ল্যানও ওদের আছে। এই প্ল্যান আছে বলে প্ল্যানটা আগে আপনাদের আমরা জানিয়ে দিলাম। बीजेपी को भी नंदीग्राम की अहमियत का अंदाजा है। शुभेंदु अधिकारी को उतारकर बीजेपी पहले ही ट्रम्प कार्ड चल चुकी है। अब ममता को आखिरी चोट देने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने नंदीग्राम की कमान संभाली। नंदीग्राम की जनता पूरे बंगाल में परिवर्तन करने के लिए एक ही सीट पर परिवर्तन करना चाहती है, जिससे पूरे बंगाल का परिवर्तन नंदीग्राम पर ही हो जाएगा। यही नहीं, अमित शाह ने नंदीग्राम की कानून व्यवस्था के बहाने महिला वोटरों को भी साधने की कोशिश की। महिला सुरक्षा की बात करने वाली ममता दीदी को मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि बलात्कार करने वाले आपके निवास से 5 किलोमीटर दूर आपकी उपस्थिति में जब आप नंदीग्राम में हो तब बलात्कार करते हैं, तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या? गृह मंत्री शुभेंदु अधिकारी के लिए मैदान में उतरे तो दीदी ने आरोपों के तीर उनकी तरफ घुमा दिए। এমনকি আমি দেখছি হোম মিনিস্টার নিজেও যখন ইলেকশনে আসবে, ইলেকশনের কন্ডাক্টের মধ্যেই পড়ে, সেখানেও আমি দেখছি 100টা প্রায় শুধু পুলিশেরই গাড়ি। এই অবস্থা, সাধারণ মানুষ যাতায়াত করতে পারছে না, এমন অবস্থা। दरअसल ममता के निशाने पर बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग भी है। वो बार बार धांधली का आरोप लगा रही हैं। ममता के आरोप पर शुभेंदु ने उन्हें झूठी करार दे दिया। 10 साल काम किया ना किया, रिपोर्ट कार्ड तो पास नहीं है, ये सब उल्टा सीधा बात आखिरी दिन में बोलने से क्या फायदा होगा। इलेक्शन कमीशन के में अपील करना हर पॉलिटिकल पार्टी का उसका डेमोक्रेटिक राइट है, इलेक्शन कमीशन तय करेगा। नंदीग्राम में आज एक्शन, इमोशन और हाई वोल्टेज प्रचार देखने को मिला। ममता की गाड़ी के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। तो मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो से पहले बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत भी हो गई। हालांकि बाद में मिथुन चक्रवर्ती भी रोड शो में उतरे। उनके रोड शो के दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। रोड शो में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने जय श्री राम के नारे को लेकर ममता पर प्रहार किया। जहाँ राम और कृष्ण दोनों एक ही नाम के हैं, उसी में कहोगे कि राम की नाम कहेंगे जय श्री राम भारत की जनता आम जनता कहती है, आप कहोगे मेरे को बेइज्जत कर रहे हो, गाली दे रहे हो। ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? किसको आप मैसेज देने के लिए चाहते हो? नंदीग्राम की चुनावी लड़ाई बंगाल की दिशा तय करेगी, इसमें कोई शक नहीं। यही वजह है कि इस छोटे से इलाके में सियासत से फिल्मों तक के स्टार नजर आए। ये लड़ाई सिर्फ ममता और शुभेंदु के बीच की नहीं है, इस सीट के साथ जुड़ी है आंदोलन की विरासत और उससे कहीं ज्यादा जुड़ी है 2 पुराने दोस्तों और अब सबसे बड़े दुश्मनों की साख। इस वक्त बंगाल चुनाव में मंदिर, मस्जिद, भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान सब दांव खेले जा रहे हैं। नेताओं को अपनी जाति बतानी पड़ रही है। इसमें विस्तार यह है कि ममता बनर्जी पर मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगा तो पहले अपनी जाति बता चुकी दीदी ने आज अपना गोत्र भी सार्वजनिक कर दिया। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। दरअसल इस वक्त नंदीग्राम का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है, बल्कि यूं कहिए कि बंगाल चुनाव नंदीग्राम की धुरी पर ही अब घूम रहा है और उस नंदीग्राम में दांव पर लगा है ममता और शुभेंदु का सियासी भविष्य। ममता इस वक्त बंगाल की सबसे बड़ी नेता हैं और उनकी यही छवि दांव पर लगी है, तो नंदीग्राम की जीत या हार से शुभेंदु के परिवार की राजनीति तय होगी, क्योंकि उस इलाके में अगर किसी का सिक्का चलता है
तो वो है अधिकारी परिवार। नंदीग्राम के नतीजे ही बताएंगे कि ममता के लिए आगे की राजनीति कितनी आसान या मुश्किल होगी। वहीं शुभेंदु बीजेपी में नए नए गए हैं तो उनकी जीत हार से ही नई पार्टी में उनका सियासी कद बड़ा या छोटा तय हो सकता है। ममता की चाहत पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक की है और इसकी शुरुआत के लिए उन्हें नंदीग्राम की जीत चाहिए, तो वहीं शुभेंदु की जीत पर बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद इस वक्त टिकी हुई है। जिस नंदीग्राम ने ममता और शुभेंदु को एक साथ मिलकर सत्ता तक पहुंचाया, उसी नंदीग्राम में आज ममता का वो रसूख दांव पर है जिससे उन्होंने 14 साल पुराने आंदोलन से कमाया था। वहीं शुभेंदु की संघर्ष वाली छवि भी दांव पर है जिससे उन्होंने इसी नंदीग्राम के आंदोलन से बनाया था। ममता के लिए नंदीग्राम महज एक सीट नहीं बल्कि उनकी साख का लिटमस टेस्ट भी है, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी के लिए तो नंदीग्राम उनका गढ़ बचाने के जैसा है। और इस जंग में जुबान बदरंग होती जा रही है, न पुराने संबंधों की मर्यादा बची है न राजनीतिक सभ्यता का लिहाज। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। ये चंडी पाठ शायद नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को इतना बड़ा नाटक लगा कि ममता बनर्जी को बेगम बना दिया। একদিকে বেগম দাঁড়িয়েছে, একদিকে ঘরের ছেলে ভাই বন্ধু ছোটদের দাদা। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है हम वो सभ्यता हैं जिसमें सिखाया जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं के इस देश में वोट का गणित ऐसा है कि जुबान असभ्य हो जाती है और महिलाओं की मर्यादा बदले की आग में झुलसाई जाने लगती है। কাকে গ্রহণ করবেন বলুন, ভোট এসে গেছে একটা। বেগমকে ভোট দিচ্ছেন না কেউ। বেগমকে ভোট দিলে মিনি পাকিস্তান হবে। अजीब हाल है कि चुनाव हिंदुस्तान में हो रहे हैं लेकिन वोट के लिए पाकिस्तान के नाम का जाप करना पड़ता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन एक अविवाहित महिला के लिए बेगम शब्द का इस्तेमाल सभ्यता के किसी शब्दकोश में नहीं मिलेगा। बेगम तुर्की शब्द है, इसका अर्थ कुलीन महिला, किसी बड़े नवाब, बादशाह या सरदार की पत्नी या फिर पत्नी या बीवी होता है। लेकिन व्यंग और गुस्से के लिए शुभेंदु को शब्दों की इतनी कमी पड़ गई कि एक अविवाहित महिला के लिए बेगम जैसा शब्द ही उनको सूझा। दिल इतने पर भी नहीं भरता। चुनावी नफरत इस कदर भर गई कि शुभेंदु ये भी बताने लगे कि ममता ने चंडी पाठ गलत पढ़ा, कलमा दुरुस्त। बंटवारा हम लोग नहीं कर रहा है, ममता बनर्जी कर रहा है। ममता बनर्जी गलत हिंदू मंत्र बोल रहा है और कलमा ठीक पढ़ रहा है। चाहे शानदार गाड़ी पर हो, चाहे व्हील चेयर पर, इनकी उम्मीदों का कारवां वोटरों के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ है। लोकतंत्र के मंदिर में जनता भगवान है, लेकिन जो लोग इस लोकतंत्र का पुजारी बनना चाहते हैं वो न पुराने संबंधों का ख्याल रखते हैं न किसी गरिमा का। शुभेंदु का बेगम वाला बयान टीएमसी को चुभ गया है। भाजपा ने बर्दा बन के बोला कि वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। तो शुभेंदु सिर्फ नहीं और भी सीबीआई ईडी शारदा नारदा वाले वहाँ गए और वॉशिंग पाउडर भाजपा ने उनको क्लियर कर दिया, तो उनको तो जाना ही था। सत्ता की राजनीति में सुविधाओं के हिसाब से रिश्ते भी बदलते हैं और जुबान भी। 3 महीने पहले तक जिस ममता को शुभेंदु माँ कहते थे उनको बेगम पर घसीट लाए, और जिस शुभेंदु को बेटे जैसा मानने का दावा ममता करती थी उनको मीर जाफर बताने लगी। অন্য জায়গা হলে হতো না এটা, এটা একমাত্র এই জেলার ক্ষেত্রে। তার কারণ এখানে বড় বড় গদ্দার পুষেছি আমরা, এটা আমাদের দোষ। বড় বড় মির্জাফর বেরিয়েছে আমাদের দোষ। नंदीग्राम में दादा और दीदी की टक्कर बिल्कुल सीधी है, लेकिन इससे ज्यादा ये चुनाव इन दोनों की जुबानी टक्कर के लिए याद रखा जाएगा, जिसमें शालीनता की सारी लक्ष्मण रेखाएं मिटा दी गईं। तो तय कर पाए आप कि कौन है किस पर भारी, ममता या शुभेंदु अधिकारी? दरअसल बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। लेकिन शायद राजनेता इस शेर को नहीं पढ़ते,
तभी तो चुनाव में भाषा की मर्यादा टूटती है और रिश्तों की मिठास भी। ममता ने शुभेंदु को गद्दार कहा तो शुभेंदु ने ममता को बेगम कह दिया। ममता ने शुभेंदु को मीर जाफर कहा तो शुभेंदु ने ममता को रोहिंग्या की खाला यानी मौसी कह दिया। ममता ने बीजेपी के बड़े नेताओं को दुर्योधन दुशासन कहा तो शुभेंदु ने ममता को कलमा पढ़ने वाली कह दिया, व्यंग में ही सही। आखिर क्यों नेता बहक जाते हैं और क्या वाकई हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान करके ही चुनाव जीता जा सकता है? इन सारे सवालों पर शुभेंदु से एक्सक्लूसिव बातचीत की मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी ने, और ये इल्जाम लग रहा है कि शुभेंदु ही नंदीग्राम के चुनाव को दरअसल पूरी तरीके से पोलराइज करने में लगे हैं। सुनिए। शुभेंदु जी गुंडा बुला रहे हैं, यूपी से गुंडा आ रहे हैं, हमने अधिकारी परिवार को सब कुछ दिया उसके बाद धोखा दिया, क्या कहेंगे आप? ममता बनर्जी आके दहाड़ रही हैं यहाँ। खुद डर गई, आपने डर गई, हारने के डर से ये सब कर रहा है। फास्ट स्टेशन में गोटा पूरा देश जानता है, अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स का पायोनियर है, आर्किटेक्टर है, लीडर है ममता बनर्जी। राजीव गांधी ने उसकी परिचय कराया पॉलिटिक्स में और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संरक्षण दिया, सबको धोखा दिया ममता बनर्जी। कहीं के नहीं रहेंगे गद्दार है ममता। शुभेंदु जी आप गद्दार कह रहे हैं, वो भी गद्दार, वो कह रहे हैं कहीं के नहीं रहेंगे अधिकारी परिवार इस चुनाव के बाद। वो तो मालूम हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। थोड़ा पेशेंस रखिए ना, ममता बनर्जी खुद हारने वाली है, पूछ लीजिए नंदीग्राम का जनता से। पाकिस्तान की एंट्री कर रहे हैं आप, कह रहे हैं नंदीग्राम को पाकिस्तान बना देंगे, दीदी कैसे? उसके साथ जो घूम रहा है, ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट खेला में जीतने के बाद पटाखा फटाता है। ये वंदे मातरम बोलने से इसको दिक्कत होता है, इसलिए तो आम आदमी भी कर रहा है। एक खासकर एक समुदाय लोगों को, जो समुदाय से मैं आप सब आता है, उसका डरा रहा है, वोट मत दीजिए, वोट डालने की जरूरत नहीं है। एक्सक्लूसिव थे ये शुभेंदु अधिकारी एबीपी न्यूज से बात करते हुए। जिस ममता को कभी प्रधानमंत्री बनाने की बात शुभेंदु करते थे और वो 3 साल पहले तक, आज जुबान आपे से बाहर हो गई। इस पर अब सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रणवीर संधू लिखते हैं, छोटी सोच। वहीं पाकिस्तान को चुनाव में घसीटे जाने पर आयुष सिंह लिखते हैं कि पाक का काम तो कुछ नहीं, लेकिन नेता तो चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान। शुभेंदु अधिकारी अगर पाकिस्तान को चुनाव में ले आए तो इससे पहले ममता की पार्टी के एक नेता ने तो सारी हदें पार कर दी। टीएमसी के नेता शेख आलम ने कुछ दिनों पहले 4 पाकिस्तान वाला विवादित बयान दिया था। वो बयान भी आप शेख आलम की जुबानी एक बार सुनिए। আমরা যারা সংখ্যা নেব তারা 30% আর তারা যারা আছেন তারা 70%, এই 70% নিয়ে তারা গদিতে আসবেন। লজ্জা করা উচিত। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয়, 4-4টা পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের टीएमसी के इस नेता ने कितना जहर बुझा बयान दिया। ये शेख आलम 10 साल पहले टीएमसी की सरकार बनने से पहले बम विस्फोट समेत कई मामलों में 3 बार जेल जा चुका है। हालांकि शेख आलम ने अपने इस बयान पर बाद में माफ़ी मांगी, लेकिन इससे समाज में जो माहौल ख़राब हुआ उसका क्या? वैसे पिछले कुछ चुनावों से देख लीजिए तो तमाम बड़े और प्रभावशाली नेता बीच चुनाव में पाकिस्तान को घसीट लाते हैं और फिर उसके बाद चुनावी फिजा गर्म होने लगती है। गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। जो नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान परस्त हैं, कुछ लोग आतंकवाद परस्त हैं, जिनका राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है, ऐसे लोगों का स्थान भारत में पाकिस्तान होना चाहिए। तो आईएसआई का अड्डा बन जाएगा रड़िया, प्रदीप सिंह जीतेंगे तो देशभक्तों का अड्डा रहेगा, देशभक्तों का अड्डा रहेगा। अगर आप 8 फरवरी के लिए शाहीन बाग में, इंद्रलोक में और चांद बाग में पाकिस्तान खड़ा कर रहे हो, तो ये याद रखना कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों में हिंदुस्तान भी खड़ा होगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला देखा जाएगा। आज की तारीख में बंगाल में हॉटकेक अगर कोई है तो वो नंदीग्राम की सीट बनी हुई है।
चुनाव भले 294 सीटों पर हो रही हो, लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता और दिलचस्पी नंदीग्राम के चुनावों में है। जब आप ये समझिए कि नंदीग्राम की जंग में किस में कितना दम है। ममता का एक जनाधार वाला नेता है और 10 साल से मुख्यमंत्री होने के कारण पूरे राज्य पर उनका प्रभाव है। वहीं शुभेंदु का नंदीग्राम ही नहीं बल्कि पूर्वी मेदिनीपुर इलाके में खासा दबदबा है। बंगाल में पिछले सत्ता परिवर्तन का कारण नंदीग्राम का आंदोलन था और ममता उस आंदोलन की सबसे बड़ी नेता थी, तो शुभेंदु उस आंदोलन के सबसे बड़े रणनीतिकार ममता शुभेंदु एक साथ थे। ममता को लगता है कि इलाके में 34% मुस्लिम वोट उनकी झोली में जाएंगे और हिंदुओं का वोट भी अगर उनको मिला तो वहीं शुभेंदु हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से अपने लिए संभावनाएं चुनाव में तलाशते दिखाई दे रहे हैं। ममता की एक ताकत उनकी ईमानदार छवि और सादगी भरी जिंदगी है, तो शुभेंदु के पक्ष में स्थानीय स्तर पर उनकी बेहद मजबूती को माना जा रहा है। अपना दम तो ये दोनों उम्मीदवार उसी दिन से दिखाने लगे हैं जब ममता ने नंदीग्राम में मंच से ही ऐलान कर दिया था कि वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान और भक्त की निजी आस्था के रिश्ते चुनाव के वक्त सार्वजनिक मंच पर अटखेलियां करने लगते हैं। तभी तो ममता ने चंडी पाठ किया तो उनके प्रतिद्वंदी शुभेंदु ने पूजा पाठ, बाकायदा ढोल बजाकर। बीस दिन पुरानी इस तस्वीर को दिखाने के पीछे मकसद ये है कि धार्मिक प्रतीकों से नंदीग्राम का संग्राम ममता भी लड़ रही हैं और शुभेंदु भी। लेकिन खेल बदल गया जब ममता की टांग में चोट आ गई। अपने चोटिल पैर के साथ ममता ने प्रचार में खुद को सहानुभूति का पात्र दिखाया, तो दूसरी तरफ ये लगातार कहती नहीं कि खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, जेता होवे, जेता होवे, जेता होवे। जय हिंद। ममता की स्कूटर वाली ये तस्वीर इस चुनाव में एक अहम पोस्टर बन गई। प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी लड़खड़ाहट को नंदीग्राम के चुनाव से जोड़ दिया। अब दीदी, हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। अब ये चुनावी लड़ाई धर्म कर्म और चोट से आगे आखिरी दौर में वोट पर आ चुकी है। जनता फैसला 1 अप्रैल को करेगी, जिसे सुनाया जाएगा 2 मई को। वक्त भी कभी कभी क्या सितम करता है। 14 साल पहले जब ममता ने नंदीग्राम के किसान आंदोलन को अपने सियासी उत्थान के लिए ब्रह्मास्त्र बनाया तो उनकी सेना के सबसे बड़े रणनीतिकार और योद्धा शुभेंदु अधिकारी थे, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हुए हैं। 2007 में नंदीग्राम ने ही ममता और शुभेंदु की एक दमदार जोड़ी बनाई थी। दोनों ने एक साथ मिलकर लेफ्ट के खिलाफ हुंकार भरी। किसानों के सवाल पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विरोध करके दोनों ने अपनी पार्टी को मजबूत किया। वो आंदोलन कामयाब रहा तो इसमें ममता का संघर्ष था और शुभेंदु का आधार। उस आंदोलन से ही माहौल बदला और 2011 में ममता ने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका। लेकिन सत्ता के 10 साल बीतते बीते दोनों के रिश्तों में ऐसी कड़वाहट आ गई कि दोनों एक दूसरे को हराने का आज दम भर रहे हैं। और आज जिस ममता को शुभेंदु मां कहते थे उनके खिलाफ खड़े हैं, और जिस शुभेंदु में ममता की पार्टी अपना भविष्य देखती थी, आज ममता उनको ही गद्दार कह रही हैं। हिंदू अधिकारी जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विजय इस सीट पर निश्चित है। मोदी, 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 मोदी। और जो हमसे टुकड़ा में है
वो चूर चूर हो जाता है। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। नंदीग्राम की क्रांतिकारी विरासत पर किसका हक? সারা পৃথিবীতে একটাই নাম থাকবে, মনে রাখবেন, নন্দীগ্রাম, নন্দীগ্রাম, নন্দীগ্রাম। नंदीग्राम अजब पशुपेश में है। किसको चुने, क्योंकि एक तरफ दीदी हैं तो दूसरी तरफ दादा। 8 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখো। नंदीग्राम के साथ दोनों का ही लंबा जुड़ाव रहा है, लेकिन सियासत की यही विडंबना है कि अब तक जिस नंदीग्राम ने दोनों को साथ साथ देखा था, अब वही नंदीग्राम इन दोनों के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। 8 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখো। तो सोनार बांग्ला बनाएगा, बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया। 15 साल पहले तक नंदीग्राम एक आम गांव की तरह था, लेकिन वो मार्च का ही महीना था जब ये गांव अचानक सुर्खियों में आ गया था। वो तारीख थी 14 मार्च। नंदीग्राम में SEZ बनाने का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाईं और इसमें 14 प्रदर्शनकारी मारे गए। नंदीग्राम में हुआ ये गोलीकांड 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ और इसी ने ममता के सत्ता में आने का रास्ता तैयार किया। इस आंदोलन की नायिका भले ही ममता बनर्जी थी, लेकिन उनकी जमीन तैयार करने का काम किया था शुभेंदु अधिकारी ने। कैसे नंदीग्राम के संग्राम की स्क्रिप्ट तैयार हुई, पहले वो जान लीजिए। बुद्धदेव सरकार ने राज्य में औद्योगिकीकरण की योजना तैयार की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप को नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने के लिए 10,000 एकड़ जमीन देने की घोषणा की थी। नंदीग्राम में 48,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना था। भूमि अधिग्रहण का स्थानीय किसानों ने विरोध किया, लेकिन लेफ्ट सरकार अपने फैसले पर अडिग थी। 2006 चुनाव में सिर्फ 30 सीटें जीत पाई ममता ने नंदीग्राम की चिंगारी को पकड़ लिया। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बनी और इसने विरोध की कमान अपने हाथ में ले ली। इसी आंदोलन के दौरान ममता शुभेंदु की करीबी बढ़ी और वो उनके सबसे विश्वस्त बन गए। दिसंबर 2007 में ममता बनर्जी ने यहाँ लंबा उपवास किया। यहाँ बन रही फैक्ट्री का काम रुकवा दिया गया। 2 जनवरी 2007 को CPM समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा हुई। इस दौरान 6 लोग मारे गए। फैक्ट्री एरिया के पास प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। पुलिस और सरकारी कर्मचारियों के आने पर बैन लगा दिया गया। प्रदर्शनकारियों के इस उग्र तेवर को काबू करने के लिए बुद्धदेव सरकार ने पुलिस बल भेजा, लेकिन फायरिंग में 14 लोगों की मौत के बाद दांव उल्टा पड़ गया। माहौल बनता देख ममता ने अपने कदमों से 14 किलोमीटर तक नंदीग्राम को नाप दिया। वो संघर्ष आज भी उनकी आंखों में बसा है, जुबान पर चढ़ा है। 2011 चुनाव में नंदीग्राम बंगाल की राजनीति में बदलाव का प्रतीक बन गया था। वही नंदीग्राम एक बार फिर परिवर्तन का पैमाना बन चुका है। जिस नंदीग्राम से ममता शुभेंदु की दोस्ती मजबूत हुई थी, वही नंदीग्राम इस बार उनकी दुश्मनी का गवाह बन रहा है। बंगाल शांति की भूमि रही है, क्रांति की भूमि भी रही है। बंगाल ने कलम उठाई तो जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठाई। उस बंगाल में अगर भावनाएं हैं तो तर्क भी हैं। वहां चुनाव बेहद गर्म है और जोशीले माहौल में होते आए हैं, लेकिन इतनी जागरूकता राज्य विकास के मामले में पिछड़ा क्यों रह जाता है? 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देश में गरीबी 22% है तो बंगाल में 20%। गरीबी के मामले में बंगाल देश में चौथे नंबर पर आता है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो देश में सालाना ये रकम 1,26,000 रुपए है, जबकि बंगाल में 1,01,000 रुपए। प्रति व्यक्ति आय में बंगाल देश में 23वें स्थान पर है। शिक्षा की बात करें तो देश में साक्षरता दर अगर 73% है तो बंगाल में 76% है और इस मामले में बंगाल 19वें नंबर पर है। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। अगर देश में बेरोजगारी
बेरोजगारी दर 6.2% है तो बंगाल में 6.6%। बेरोजगारी में बंगाल 10वें नंबर पर आता है। लेकिन चुनाव आते हैं तो उम्मीदवारों का सिलेक्शन भी जीत हार के हिसाब से ही होने लगता है। बंगाल में फिल्मी सितारों पर लोकसभा में भी दांव आजमाए गए और इस चुनाव में भी। और वो सितारे हैं कि कभी वो प्रचार से मना करने लगते हैं तो कभी किसी को थप्पड़ मार देते हैं। देखिए वायरल होते ये वीडियोस। আমি নুসরত জাহান রুহি জैन। बशीरहाट से टीएमसी सांसद नुसरत जहां अपनी खूबसूरती और बयानों के लिए चर्चा में रहती हैं। अब एक बार फिर नुसरत जहां चर्चा में हैं। इस बार चर्चा एक वीडियो के चलते है। पहले ये वीडियो देख लीजिए। नुसरत के ये तेवर गुमा सीट पर रोड शो के दौरान नजर आए। वो यहाँ के प्रत्याशी नारायण गोस्वामी के लिए प्रचार कर रही थी। भीड़ और कड़ी धूप में अचानक नुसरत को गुस्सा आया। वो रोड शो को बीच में ही छोड़कर चली गई। इस वीडियो को बीजेपी ने ट्विटर पर अपलोड कर दिया। बीजेपी यही नहीं रुकी, इस वीडियो के बहाने उन्होंने तंज भरे कई तीर भी छोड़ दिए। इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये उनका निजी पार्टी का मामला है। वो अपने नेता के प्रति उनका कितना सम्मान है इससे साफ प्रकट होता है। हालांकि इस मामले पर टीएमसी प्रत्याशी नारायण गोस्वामी सफाई दे रहे हैं, लेकिन इसने विरोधियों को हमला करने का मौका तो दे ही दिया है। সেই অভিনয় জগৎ থেকে মানুষের সেবায় আসেন, এটা খুব ভালো কথা, কিন্তু অভিনয় জগতে এখানে এসে সেই নাটকটা অনেকে ধরেই রাখেন। আমার এই ভিডিওটা নিয়ে সন্দেহ আছে। ভিডিওটা এখন দেখুন টেকনোলজির অনেক রকমের বিষয় থাকতে পারে। যে তৃণমূল সেলিব্রিটিদের কিনে নিয়ে আসে, পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে আসে, তো 1 ঘন্টার চুক্তি হয়েছিল সেলিব্রিটির সাথে, সেই চুক্তির টাকার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে, উনি চলে গেছেন। एक तरफ दीदी हैं जो व्हील चेयर पर घूम घूम कर कड़ी धूप में एक के बाद एक रैलियां और रोड शो कर रही हैं। दूसरी तरफ उनकी पार्टी की ही सांसद 1 घंटे में ही मैदान छोड़कर भाग गई। अब नेता बन गए तो क्या, हैं तो सेलिब्रिटी ही। धूप में इतना घूमने की आदत भला कहाँ है नुसरत जहां को। इधर आके ना सब छोटा मोटा बात में हम नहीं फंसेंगे। हम सिर्फ जनता से रहेंगे, नंदीग्राम से रहेंगे। नंदीग्राम के मिट्टी को हम शरण में रखेंगे और उसको प्रणति जनाएंगे। वैसे बीजेपी भले ही नुसरत जहां को घेर रही हो, लेकिन उसके अपने सेलिब्रिटीज भी माशाअल्लाह हैं। अब बाबुल सुप्रियो को ही लीजिए, पारा ऐसा चढ़ा कि एक लड़के को ही थप्पड़ रसीद कर दिया। इस लड़के की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने बाबुल सुप्रियो से कह दिया कि फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होने वाला, आपको लड़ना होगा। हालांकि बाबुल सुप्रियो का आरोप है कि यह शख्स टीएमसी का भेजा हुआ था। वैसे बाबुल की खींच तो बनती है, अच्छे खासे सांसद ही नहीं माननीय केंद्रीय मंत्री भी हैं। अब पार्टी ने उन्हें टॉलीगंज से चुनाव में उतार दिया है। फिर से मेहनत करनी पड़ेगी और इस मेहनत का हासिल क्या होगा, सांसद से विधायक बन जाएंगे बस। और चुनाव की बंगाल की खबरों के बीच अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के 3 राज्यों में हो रहे चुनावों की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में रैलियां कर पैर जमाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने यहां तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। वैसे इन तीनों राज्यों में बीजेपी का इतना जनाधार नहीं है कि अपने बूते वो सीट जीत सके। 2016 विधानसभा की नतीजों पर अगर नजर डालें तो तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी। केरल विधानसभा में 140 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी को मिली थी महज 1 सीट। वहीं पुदुचेरी में विधानसभा में 30 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी यहां भी अपना खाता नहीं खोल पाई। लेकिन अब बीजेपी इन राज्यों में नई रणनीति और नई तैयारी के साथ उतर रही है और पीएम मोदी की रैलियों में इसकी झलक दिखाई दी। केरल के पलक्कड़ की रैली में मंच पर मेट्रोमैन श्रीधरन के जरिए बीजेपी ने केरल में पैर जमाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। पलक्कड़ की रैली में नरेंद्र मोदी ने बाइबल के उदाहरण से केरल में वाम मोर्चे और कांग्रेस गठबंधन पर प्रहार किया। has not even spared
the rays of the sun. About LDF, it can be said, Judas betrayed Lord Christ for a few pieces of silver. LDF has betrayed Kerala for a few pieces of gold. केरल का राजनीतिक सच है कि वहां वाम मोर्चे यानी एलडीएफ और कांग्रेस के गठबंधन यानी यूडीएफ के बीच जंग होती रही है। यहाँ बीजेपी को सहयोगी का आसरा रहता है। इस बार तमिलनाडु में चुनाव में दो बड़े चेहरे नदारद हैं, ना तो जयललिता मैदान में है और न ही करुणानिधि। ऐसे में बीजेपी एआईएडीएमके से गठबंधन और पीएम मोदी के चेहरे के साथ उम्मीद कर रही है। मोदी ने यहाँ भी विकास का एजेंडा सामने रखा। We seek your vote based on a solid agenda of all-round development, inspired by the ideals of MGR and Amma Jayalalitha ji. We want to empower the farmers, poor, youngsters and women of Tamil Nadu. वहीं पुदुचेरी में भी पीएम मोदी ने विकास का एजेंडा ही रखा। यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2.4% वोट मिले थे, यानी तीनों राज्यों में बीजेपी के पास खोने के लिए कम है लेकिन पाने की उम्मीद ज्यादा है। इसके लिए बीजेपी तीनों जगह जी जान से लगी है। और ये इंडिया चाहता में आगे बढ़ते हैं, हम आपको वो खबर दिखाते हैं जिसको 26% लोगों ने देखना चाहा है, और वो है कि वाजे के चक्कर में फंस गई उद्धव सरकार। गुनाह कर दरिया में डाल, कुछ ऐसी रणनीति सचिन वाजे की रही है। एनआईए की जांच में सामने आ रहा है कि सचिन वाजे सबूत मिटाने के लिए नदियों और समुद्र पर यकीन करता था। उसे लगता था कि जैसे पानी में उसके सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन अब नदियां और समुद्र उसके छिपाए गए सबूतों को बाहर उगल रहे हैं। एनआईए की छानबीन में मीठी नदी से मिले हैं 2 नंबर प्लेट, एक पूरा सीपीयू, एक टूटा हुआ सीपीयू, एक प्रिंटर, एक लैपटॉप, एक यूएसबी वायर मोबाइल फोन कवर, कार्टेज, 2 हार्ड डिस्क। इस बीच पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों की जांच करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अब हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज कैलाश चांदीवाल को नियुक्त कर दिया है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सचिन वाजे के जुड़े सबूत अब सामने आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल तेज हो रहा है। वो एक के बाद एक गुनाह करता गया, गुनाहों को दरिया में दफन करता गया, ये सोचकर कि राज खत्म हुए, और फिर एक दिन दरिया ने सबूत उगल दिए। यह वो प्रिंटर जो एनआईए की सर्च टीम को गोताखोरों की मदद से मीठी नदी से बरामद हुआ। 3.5 घंटे चले ऑपरेशन के बाद नदी ने ऐसे कई राज उगले हैं जो सचिन वाजे की मुसीबत बनने वाले हैं। नदी से मिले इन उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। नदी से मिली नंबर प्लेट ने सुराग की एक कड़ी और जोड़ दी है। औरंगाबाद के रहने वाले विजय नाडे ने दावा किया है कि मीठी नदी से मिली नंबर प्लेट उनकी चोरी हुई इको गाड़ी की है, जो 16 नवंबर 2020 को चोरी हुई थी। पण मी सांगू इच्छितो की माझी गाडी 16 नोव्हेंबर 2020ला ही माझ्या घरासमोरून माझ्या असं इथं मी जे उभा त्या साईडला तिथं माझी इथून चोरीला गेलेली गाडी। अब सवाल यह है, क्या ये योजना और भी पहले बुनी गई? क्या योजना के तहत कारें चुराई गई? मनसुख हिरेन का शव 5 मार्च को मुंब्रा के रेती बंदर की खाड़ी से मिला था। शव ये सोचकर फेंका गया कि हाई टाइड के समय दरिया में बह जाएगा, लेकिन समुद्र ने शव उगल दिया और वाजे गैंग का पाप सामने आ गया। मनसुख मर्डर केस में ही विनायक शिंदे और नरेश गोरे को एनआईए अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 अप्रैल तक एनआईए हिरासत में भेज दिया गया। अब सामने आ रहा है कि मनसुख ने वाजे के कहने पर ही स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन क्यों? इसका जवाब मिलना भी बाकी है, जो एनआईए वाजे और विनायक से पूछने की कोशिश कर रही है। इस बीच सचिन वाजे की एक और महंगी गाड़ी आउटलैंडर मुंबई के कामोठे इलाके की एक सोसाइटी में खड़ी मिली। सोसाइटी के लोगों ने अनजान गाड़ी की खबर पुलिस को दी। बाद में पता चला कि गाड़ी भी सचिन वाजे के नाम पर है। वाजे के गुनाह सामने आ रहे हैं तो शिवसेना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले तक शिवसेना नेता संजय राउत वाजे का बचाव कर रहे थे, अब उन्होंने पलटी मार दी। बीजेपी मुद्दे पर हमलावर है। अधिकार जिस प्रकार से देने की
कोशिश हो रही थी या देना चाहते थे, मुझे लगता था ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि थोड़ा कुछ गलत हो रहा है या उससे हमको आने वाले दिनों में तकलीफ हो सकती है। ये मेरी राय है, ये सरकार की राय होगी नहीं होगी मुझे मालूम नहीं। उनको वादे की तारीफ करनी है, उसका समर्थन करना है, बचाव करना है। या समूचे देश में उनकी छीतू हो रही है, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है, उस कारण अब उसका बचाव नहीं करना है। शिवसेना ये पूरी तरह से कंफ्यूज पार्टी है। एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मुद्दे पर वाजे की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वाजे के चलते पहले कमिश्नर की छुट्टी हुई और गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। झोंक मस्ती का, झोंक ये वतन का। पिछले 50 सालों से हमारी हर खुशी का हिस्सा पारस घी।